सर म्यूट है अनम्यूट आपका। करिए पहले। हाँ, जी अब बोलिए, अब बोलिए। देखिए सर मेरा मैं तो मानना ये जी हाँ जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी यार स्पेशली टीजीटी या पीजीटी के लिए तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें रहता है कि हमें कंटेंट नॉलेज करके चाहिए। और सिचुएशन क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पीआरटी के लिए जा रहे हैं उनको तो पूरा प्रिपरेशन करना चाहिए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे अभी आप लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से, सभी कैंडिडेट पूछ रहे हैं, तो पीआरटी का तो बहुत ही अनिवार्य है कि ये सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमें पता हो। लेकिन अभी जितने लोगों से मैं मिला हूँ या जो भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने अभी क्या है कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू भी अभी मैंने दिए हैं, 2-3 इंटरव्यू और कुछ मॉक इंटरव्यू दिए हैं। तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीजीटी और टीजीटी से लोग पूछ रहे हैं, जो पैनल पूछ रहा है, वो सबसे ज्यादा पूछ रहा है आपके का नॉलेज। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका एक्सप्रेसिव अच्छा है तरीका करने का, लेकिन अगर आप फैक्ट गलत दे जाए कहीं पर तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाएगा। तो फैक्ट पे पहले ध्यान दीजिए कि हम जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल एक्यूरेट हो। और उसके बाद क्योंकि हमें बड़े बच्चों को पढ़ाना है तो हमें कोई वहाँ पे ज्यादा एक्टिंग की जरूरत पड़ती नहीं है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी तरह के हाव भाव और बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है। लेकिन हमें तो एक नॉर्मल एक सिस्टमेटिक वे में खड़े होकर बच्चों को सिर्फ उसको रिलेट करके पढ़ाना रहता है, उनके थोड़ा सा नॉलेज से जो भी अपन ने टॉपिक लिया हुआ है, और बहुत इजी वे में पढ़ा सकते हैं। तो सब्जेक्ट नॉलेज मुझे लगता है कि सबसे मस्त होना चाहिए। सर पीजी के स्टूडेंट्स आजकल मोबाइल फोन की सबसे ज्यादा इशू आता है कि बच्चों के पास फोन पकड़ा जाता है। तो अगर हम उस सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? बिल्कुल मैम, देखिए मोबाइल का जो उपयोग है उसको बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको हमको नेगेटिव दिखाना है कि मोबाइल, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो मोबाइल से चीजें आसान हो रही हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस बच्चे सीख जाते हैं मोबाइल से, बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो हमें पहली बात तो ये रखना पड़ेगा ध्यान कि मोबाइल में अगर बच्चे कुछ ऐसे गेम में ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो हमें उनके इंटरेस्ट को डाइवर्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हम सिखाएं बच्चों को स्कूल में या ऐसे गेम कराएं ताकि उनका इंटरेस्ट अपने आप ऐसा लगे उन्हें कि नहीं, इससे ज्यादा मजा तो मुझे यहाँ पर आ रहा है। और मोबाइल से दूर रहें तो उसके लिए दूसरा काम ये रहना जरूरी है बच्चों के पास कि बच्चा के पास आप जो वर्क दे रहे हैं वो वर्क कम से ऐसा हो कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज से डिपेंड हो। कई बार बच्चा वर्क ढूंढने के लिए मोबाइल पे घुस जाता है, जैसे आपने कोई असाइनमेंट दे दिया, कोई ऐसे दे दिया, तो बच्चा उसको ढूंढने लगेगा, मोबाइल पे लिखेगा। ऐसे क्रिएटिविटी होमवर्क दीजिए ताकि बच्चे को मोबाइल पे या तो मिले ही नहीं। जैसे हमारे सब्जेक्ट में क्या है कि सब कंप्यूटर साइंस, तो मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं मोबाइल पे बच्चा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगा, उसे मिलेगा ही नहीं। तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ क्लास के उसके अपने पर्सनल थिंकिंग से आ सकती है। तो बच्चों को ये हमेशा लेके चलना है कि अगर आपने क्लास मिस की या क्लास में ध्यान नहीं दिया तो आपको ये चीज मोबाइल से नहीं मिलेगी। तो एक तो वहाँ अटेंटिव हो जाएगा, इंटरेस्ट उसका प्लेइंग में होना चाहिए, मतलब लोगों के बीच सर आई लाइक टू ऐड सामाजिक समथिंग। जुड़ाव। जी सर जब हम ऐसे आंसर्स देते हैं ना तो उसके साथ बहुत अच्छा होगा कि अगर हमें करंट इसके बारे में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हमें पता हो। फॉर एग्जांपल जी। देयर इज प्रज्ञता गाइडलाइंस कुछ निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर आपको शायद हम्म, पता हो। तो आफ्टर दिस कोरोना आउटब्रेक जब बच्चों का यूज बहुत ज्यादा हो गया था टुवर्ड्स मोबाइल एंड ऑल, तो उसको थोड़ा सा पेरेंट्स के एंड पर कुछ गाइडलाइन, पेरेंट्स के लिए टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको प्रज्ञता गाइडलाइंस बोलते हैं। फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, साइबर क्राइम से बचने के लिए, साइबर बुलिंग से बचने के लिए, और टाइम कितना देना चाहिए बच्चों को इसके ऊपर, और कितने इफेक्टिवली इसको यूज करना है, कितने कहाँ कहाँ से सोर्सेज। और शायद एक, मुझे तो ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद सर एक वीपीएन को भी हम कुछ कर सकते हैं क्या कंट्रोल की? देखिए मोबाइल पे अब कंट्रोल करने के लिए ये मोबाइल पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन को हम बैन कर सकते हैं मोबाइल पे, कुछ चलेंगे नहीं, पेरेंटल कंट्रोल होते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि बच्चे को ऐसा कुछ किया करें कि बच्चे को वहां से दूर किया जा सके। बट उसके लिए सर जितनी भी गाइडलाइंस, वी हैव टू टेल एज अ टीचर, वी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो पेरेंट्स के पास ये डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं है, ये गाइडलाइंस हम लोगों के पास शायद डायरेक्टली पहुंचती है एज टीचर्स। तो वी आर सब फैसिलिटेटर्स जो कि हम पेरेंट्स को ये बता सकते हैं, क्योंकि हमें अब जो भी आंसर करना है टीचर के पर्सपेक्टिव से करना है शायद इंटरव्यू के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा भी बोलना चाहिए कि ये जो गाइडलाइंस है टाइम टू टाइम टीचर्स को, स्टूडेंट्स तक, पेरेंट्स तक पहुंचानी चाहिए, so that we are more aware of, parents are more aware of what kind of things are going on in the countries in order to control all these kind of things। मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ पेरेंट मुझे ये नहीं पता था कि हम वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ को
यूट्यूब पर किड्स होता है, वो तो पता है, पर बहुत सारी चीजें एक गवर्नमेंट के लेवल पे क्या हो रहा है, तो हमें उसके लिए आंसर करना चाहिए। मतलब वी आर सिटिंग फॉर एन इंटरव्यू, तो कुछ टर्म्स हमें ऐसे आंसर्स के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। नेहा मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, न्यू एनसीएफ के बारे में आप क्या जानते हैं? एनसीएफ, यस मैम। या एक्चुअली मैम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ है, वो 4th टाइम हमारे कंट्री के अंदर आ चुका था 2005 के अंदर। नाउ सिंस एनईपी 2020 हैज बीन, मैम ये आवाज बहुत आ रही है, किसी का माइक ऑन है प्लीज। एनसीएफ 22 एनईपी 2020 के बाद सरिता क्या म्यूट हुआ कीजिए। कि हमें हाँ जी। अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनईपी के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लाने के लिए एक करिकुलम के अंदर चेंज की जरूरत है, जिसके लिए हमारा एनसीएफ जो है वो रिवाइज किया गया, मतलब करिकुलम जो है उसको रिवाइज किया गया। इसका जो फ्रेमवर्क है इट इज डिजाइंड एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि अगर हमें पता हो तो केवीएस के अंदर भी ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब क्लास 1 से भी नीचे क्लासेस को स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम बनाया गया। फिर एक एनसीएफ एसई आया, एनसीएफ फॉर सेकेंडरी स्टेज, मतलब स्कूल एजुकेशन के लिए, क्लास 1 to 12 के लिए। ऐसे ही एनसीएफ आएगा अभी, एनसीएफ एई, दैट इज एनसीएफ फॉर एडल्ट एजुकेशन ऑल्सो। तो एवरी स्टेप ऑफ एजुकेशन के लिए इट इज बीइंग डिजाइंड in order to implement the recommendations of NEP 2020. तो ये नया करिकुलम है that is being designed. मैम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है वो एडल्ट एजुकेशन से ही जुड़ा है ना? Which मैम? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। जी, इसको न्यू एजुकेशन लिटरेट पॉलिसी, ऐसे NILP कर, न्यू इंडिया लिटरेट पॉलिसी, ऐसा कुछ करके एक नाम है जो इसके अंदर आया है। एक्चुअल में वो पहले भी थी, पढ़े भारत बड़े भारत करके, ऐसा उसको मॉडिफाई किया गया है अंडर दिस NEP 2020। आई डोंट एक्चुअली रिकॉल, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नेम, पर ये थी पहले। रामकिशोर सर से मेरा क्वेश्चन है सर। मैम हाँ बताइए। रामकिशोर सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर ई ग्रंथालय के बारे में या लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में यदि क्वेश्चन वहाँ पे राइज किए जाते हैं तो किस टाइप से हो सकते हैं सर? क्या चीज राइज किया जाते हैं? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जैसे कोहा हो गया, सियोल हो गया, लिप्सिस हो गया, तो या ई ग्रंथालय हो गया, तो क्या इस पे प्रैक्टिकल करा करके दिखाया जाएगा या उसके बारे में डिटेलिंग आपसे ली जाएगी सर? नहीं, आपको कराएंगे तो नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी टाइम नहीं होगी कि आपको कंप्यूटर पे बैठा के कराया जाएगा। बेसिकली अच्छा। चांसेस है कि आपको वर्बली पूछ लिया जाएगा स्टेप, अगर सर्कुलेशन है तो सर्कुलेशन का आप स्टेप बताओ कि ई ग्रंथालय में कैसे करोगे, ठीक है, कैटालॉगिंग कैसे करोगे, इस वर्बली पूछ सकते हैं। ओके सर। सर एक्सटेंशन सर्विस किसे कहेंगे रामकिशोर सर? जी, एक्सटेंशन सर्विस जो होते हैं ना, जैसे अपना थर्ड लो है कि एवरी बुक्स इट्स रीडर्स, तो इसको फुलफिल करने के लिए एक्सटेंशन सर्विस लाया गया। मतलब जो यूजर लाइब्रेरी नहीं आ पा रहे हैं वहाँ उसके लिए लाइब्रेरी ही उनके पास चले जाए, इसी के तहत आया मोबाइल लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी ऑन व्हील। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का ये जो इसका उद्भव हुआ वो इसी कॉन्सेप्ट के लिए हुआ है। जी सर, ये और सर सिस्टर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट क्या है सर? डिलीवरी ऑफ बुक जो है ये 1954 में आया है, जिसके तहत जो है हमारी जितने भी रिपोजिटरी सेंटर है, जो कि 4 है हमारे देश में। पहला नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दूसरा कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, तीसरा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और चौथा जो सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई। ठीक है, तो ये चारों को जो है एक एक प्रतियां, जितने भी पब्लिशर है एक एक प्रति चारों होम्स की मतलब सिटी में इसको डिपोजिट किया जाता है। यही हुआ डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। ये चारों लाइब्रेरी में किया जाता है ना सर? नेहा मैम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि 2 बच्चों में एक बार झगड़ा हो गया था, तो एक बार तो मैंने उनको सॉल्व कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से वे दोबारा झगड़ा कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सर एज अ टीचर अगर इसको हम आंसर करें तो ये बात एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। सर एज अ टीचर आपने जो किया, आपने उसको सॉर्ट आउट किया, दिस इज वेरी गुड एफर्ट दैट यू मेड। पर क्या होता है बच्चों के अंदर, हम उनको समझा भी देते हैं तो कोल्ड वॉर जो है वो चलती रहती है अंदर ही अंदर। हम थोड़ा, हमारा ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सब किसी के सामने समझा भी देते हैं तो अंदर ही अंदर वो चलता
होता रहता है एंड वी आर वेरी मच अफ्रेड कि ये कभी बाहर निकल के ना आ जाए। सर आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Continue. Continue, Neha. एम आई ऑडिबल सर? Yes, yes. Continue. हाँ ओके सर, मुझे लगता है कि कोल्ड वॉर जो है इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग इन चिल्ड्रन, तो हमें क्या करना चाहिए हर बार हमारी एक्टिविटी के अंदर उसको प्रमोट करने के लिए कि बच्चे मिलजुल कर करें। उन 2 बच्चों को जिस पे आप पॉइंट आउट कर रहे हो बार बार उनको एक ही टीम में डालिए। और आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है सर, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को तो हर बार हर गेम के अंदर ग्रुपिंग करनी पड़ती है। हमारी क्लास के अंदर तो वी डोंट गेट सच टाइम कि हम बार बार ग्रुप्स बना के हर एक टॉपिक को करवाएं। तो इसके अंदर हम उन 2 बच्चों को सेम ग्रुप के अंदर बार बार डालेंगे। जब वही बात है, 2 बर्तन बार बार इकट्ठे बजेंगे तो कहीं ना कहीं उनको सॉल्व करने का हमारे पास भी ऑप्शन मिलेगा। कोई बात नहीं, एक बार उनकी प्रॉब्लम सामने आए, we'll again sort it out, we'll again sort it out। उनको फिर खुद ही शर्म आने लग जाएगी सर, मुझे तो लगता है कि हमें बार बार टीचर को इन्वॉल्व करना है एंड they'll sort it out। एंड अदर कैन ऑल्सो, अदर चिल्ड्रन उनके पीयर ग्रुप्स के अंदर अगर ये कंट्रीब्यूट करें कि उनको ऐसा नहीं करना है, पीयर ग्रुप्स को हम समझाएंगे कि आप उन लोगों को समझाइए, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ बेस्ट मेथड। मैम नेहा मैम, अगर ये मेरा पूछा आपसे जाए ये क्वेश्चन है। अगर कि आप एक शिक्षक के रूप में अपने शिक्षण को अन्य शिक्षकों की तुलना में प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, अलग कैसे रखेंगे? एज यू आर ए आस्किंग मी मैडम? मैं चाहूंगी आपसे कि मैं टीजीटी हिंदी के लिए इंटरव्यू देने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरा क्या रिप्लाई होगा? एक्चुअली मैम ये सबका एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत पर्टिकुलर आंसर होता है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा बताने में आई एम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट, और आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। इट इज लाइक कि वो कॉमन हो जाता है जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्कस करते हैं, बट रियली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको दूसरों से बेटर प्रूव करेगा। तो Yes, ma'am. it is a sincere request from my side कि I cannot answer this on this platform, sorry, क्योंकि फिजिक्स है आप समझिए, and you can think, पर आपको ये विकास hint याद रखना है कि इसका आंसर बहुत स्पेसिफिक सर, मिलेगा मेरा and you can question take लाइब्रेरी and I'll tell you this answer has been given to me by Manoj sir very well. You can take personal help of Mr. Manoj for this. विकास सर, लाइब्रेरी रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। एक बच्चे को पूरे दिन में कितने घंटे लाइब्रेरी में स्पेंड करनी चाहिए? एक बच्चे को लाइब्रेरी पीरियड कराई जाती है मैम, और उस पीरियड के दौरान ही लाइब्रेरी में बच्चे को बुलाया जाता है। लाइब्रेरी पीरियड हर विद्यालय के अनुकूल होता है, उसके अनुकूल मैक्सिमम 45 मिनट दिए जाते हैं मैम शायद। तो पूरे दिन में 45 मिनट्स? सर केवीएस में एक वीक में 2 पीरियड्स है शायद लाइब्रेरी के लिए, शायद। एक वीक में 2 पीरियड तो है मैम, ठीक है, लेकिन उसके टाइमिंग क्या है वो चीज देखना होगा ना, कितने आई टाइमिंग थिंक उनको दिया। 35 मिनट्स का एक पीरियड रहता है, तो वही है, पर जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू इट इज 2 पीरियड्स अ वीक। मेरा एक क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग बच्चे को लाइब्रेरी में कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? मैम मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी में अगर शिक्षा को पाना है, अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसे लाइब्रेरी से जोड़ना चाहिए। और जब तक से लाइब्रेरी से जुड़ेगा नहीं बच्चा, पढ़ना सीखेगा नहीं, तब तक से चीजों को वो समझ नहीं पाएगा। उसको अपने डेली लाइफ के साथ इंटरेक्ट करके और तब जाकर के चीजों को सीख पाता है कोई बच्चा। तो मेरे अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में कम से कम तो 1 आवर तो देना ही चाहिए लाइब्रेरी के अंदर। वैसे घर पे जाता है तो बुक से तो इंटरेक्ट उसको रहना ही चाहिए, बुक से उससे संबंधित रहनी चाहिए। लेकिन अगर इस जी सर बोलिए विकास सर। कौशिक सर से क्वेश्चन है मेरा। सर जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे मूक प्लेटफॉर्म है, मूक्स, उनके बारे में आप बताइए मुझे। मूक्स क्या होते हैं और कौन कौन से मूक प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे हैं सीबीएसई या फिर एनसीईआरटी द्वारा? वो सॉरी सर, मैं सुनाई नहीं दिया, एक बार वापस बताइएगा कौन सा प्लेटफॉर्म क्या है? मूक्स, MOOK, MOOC है ना? सॉरी सर, इसके बारे में सुना नहीं मैंने, आप एक बार बता दीजिए। मुझे कुछ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। MOOC सर बुक के बारे में मुझे जो पता है वो मैं बताना चाहूंगी जी। सर। इसका फुल फॉर्म है मैसिव ऑनलाइन ओपन सोर्सेज। ये डिस्टेंस लर्निंग जो होती है उसके लिए, मतलब जो कंटेंट होते हैं
उसके लिए ये प्रोवाइड कराते हैं MOOC के जरिए, जो डिस्टेंस लर्निंग होते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, या फिर ऐसे हम कुछ करते हैं, मतलब एजुकेशन लेते हैं डिस्टेंस से, तो उसके लिए MOOC का सहारा लिया जाता है। कोई ऐसे इसमें स्वयं कोई प्रभा और प्लेटफॉर्म आपको स्वयं पता है? कुछ नाम बता दीजिए मुझे। हाँ हाँ, इसके तहत कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कि स्वयं मानेंगे, NPTEL स्वयं है प्रभा। जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड देते हैं, EPG पाठशाला है जो आपको ये कंटेंट देंगे, PDF के रूप में देंगे, बाकी ट्यूटोरियल भी बहुत सारे उपलब्ध है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। सर मेरा क्वेश्चन फिजिकल सर से है, फिजिकल वालों से। सर आप कोई गेम खिला रहे हो बच्चों को, अगर बच्चा कोई चोट, किसी स्टूडेंट को चोट लग जाती है तो आप उस समय क्या करोगे? हम सबसे पहले तो हम फर्स्ट एड का यूज करेंगे, और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कंडीशन देख के, अगर बच्चा ज्यादा सीरियस है तो जो नजदीक है उसको यूज करेंगे, और मैं भी जैसी कंडीशन है उस हिसाब से जो भी पॉसिबल हो सकता है वो इजीली हम करने तो की सर कोशिश और भी बच्चे, उनका क्या करोगे आप, उनको कैसे हैंडल करोगे? क्या मैम? और भी स्टूडेंट होंगे ना वहाँ पे, उनको आप उनको छोड़ के चले जाओगे क्या? मैम स्टूडेंट को तो नहीं, लेकिन साथ में अगर हमारे साथ और सीनियर्स भी पर्सन होंगे तो एक बंदा तो कम से कम उनके साथ हो जाएगा, और तो स्टूडेंट्स के साथ में रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? ओके। बच्चे की चोट लगी। बच्चे को चोट लगी है मेरा तो सबसे क्वेश्चन पहले है, तो फर्स्ट एड दी जानी चाहिए उसे। सही है। अगर स्कूल में लगी है प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना, और अगर ज्यादा चोट है तो उसको नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना, और बाद में उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना ताकि उनको पता चले और उनको घर ले जा सकें और उसके आगे ही केयर कर सकें। आई बिलीव पूजा देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ नर्सिंग ओवर देयर, एंड फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल सर, तो मैं इसमें द फैसिलिटी हेल्प तो ऑफ, होती है तो हाँ जी जी। और एक मॉनिटर को आप कह सकते हो कि आप सारे बच्चों को हैंडल कर सकते हो, एक मॉनिटर भी रहता है आप उस समय, तो आप इस तरह से हैंडल और स्टूडेंटों को हैंडल कर सकते हो। ओके ऐसे नहीं छोड़ सकते हो आप और स्टूडेंटों को, और उस बच्चे को नर्स वगैरह का हेल्प लेके कर सकते हो। वेरी राइट। हमारे बीच में अमृता है, बहुत शाई है, बोलती नहीं भाई। अमृता पटना से हो, कुछ बताओ हमें, हमें भी पता लगे बिहार वाले बहुत स्ट्रांग हैं। और ये देखो आदित्य विकास कितना पार्टिसिपेट करते हैं। सरिता आज आप भी नहीं बोल रहे, आपका हिंदी सब्जेक्ट है, आपको निशा है सामने, इनसे कॉम्पीट कर सकते हो। इवन निधि, निधि आपकी क्लासेस शुरू हो रही है बहुत जल्दी, ऑनलाइन आपने मैसेज करा था, और आपका जो टाइमिंग है वो जी सेट हो सर। रहा है बहुत जल्दी, ठीक है, आपके लिए खुशखबरी है। ओके। और सर आप लोग मेरा है ना क्वेश्चन है, डिस्कशन फटाफट किया करो। आप लोग ये देखा करो टाइम की जो सीमा है ना वो बहुत लिमिटेड है हमारे बीच में। और आज का जो लास्ट मिनट है वो मैं, मुझे लगता है निशा को देना पड़ेगा, क्योंकि निशा बहुत बढ़िया सिंगर है आपके बीच में। और आज जब मैं बोलूंगा कि निशा स्टार्ट, तो निशा कुछ भी बढ़िया सा आप लोगों को शॉर्ट सुनाएगी और बिना रुके स्टार्टअप कर देगी, ठीक है। अभी हमारे पास समय अच्छा है, कंटिन्यू कीजिए क्वेश्चनिंग का। सर सिस्टर लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी बोलिए जी। रामकिशोर सर सिस्टर लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताएंगे? यस यस, ये इफ्ला का इनिशिएटिव है सिस्टर लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि इफ्ला 1927 में आया है, उसी के तहत ये सर्विसेज देती है। सर इसके अंदर क्या कराया जाता है सिस्टर लाइब्रेरी में, क्या किस टाइप से? कुछ क्लस्टर टाइप की वर्किंग है, एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, देख लूंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। सर सर, मेरा मेरा विकास question- पाठक सर से क्वेश्चन है। सर हाँ जी, विकास हाँ सर जी। मेरा क्वेश्चन है, हाँ जैसे जी, मैं जी। कॉमर्स स्टूडेंट को टीच करूंगी पीजीटी के लिए, तो मैं इलेक्ट्रिक मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उनको कैसे टीच कर सकती हूँ? कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है, या फिर कौन कौन से ऑप्शन मेरे पास होंगे वहां पर? देखिए अभी तो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो दो तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं क्लासरूम में। एक तो क्लासरूम एड कहलाते हैं, और एक होते हैं जो ऑनलाइन हम ट्रेनिंग देने के लिए यूज करते हैं बच्चों को। तो अभी तो ऑनलाइन का सिस्टम, क्योंकि अब तो कोविड के कारण नहीं है, अभी पहले बीच में कोविड था तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब अगर हम क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और तो वहाँ पे तो हमें टीचिंग एड यूज करने पड़ेंगे आईसीटी में सबसे पहली बात ये होती है कि हमें प्रोजेक्टर पे पढ़ाना होता है। तो प्रोजेक्टर पे पढ़ाने के लिए हमें जरूरी है कि हमें स्लाइड्स बनानी आती हो, प्रेजेंटेशन सबसे पहली चीज होती है, प्रेजेंटेशन, ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट पे आप शुरुआत करें, स्लाइड्स में बना के ले जाएं। स्लाइड्स के अलावा जीआईएफ और जेपीजी इमेजेस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें हम। एनिमेशन का उपयोग करें, ताकि जैसे कोई चीज़ अगर हमें प्रोसेस समझानी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कोई क्रियाएं समझानी है, तो कोशिश ये कर सकें कि उनको हम विजुलाइज कर सकें, वीडियोस के फॉर्मेट में या फिर एनिमेशन के फॉर्मेट में करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर
कोई ऐसे हैं जैसे हिंदी पढ़ा रहे लोग, तो उसके लिए कोई कविताएं, कोई बढ़िया सिंगर्स का हो, या फिर कोई नाटक उसमें चला सकते हैं, क्योंकि जैसे वीकेंड्स में लोग कई कई स्कूलों में चलाते भी हैं। कोई जैसे वैल्यू एजुकेशन के लिए, तो वैल्यू एजुकेशन के लिए तो मुझे लगता है कि पढ़ाने या बोलने से ज्यादा बेहतर होता है कि उनको कोई स्टोरी टेलिंग का कोई भी स्टोरी चला दी जाए, तो वो भी एक ऑप्शन है। फिर आपको उसमें टीचिंग एड में उसमें यूज करना आना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे सर्कल बनाना है, ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग के विकल्प होते हैं, तो उनको भी चलाना आपको आना चाहिए। तो सारा जो कंबाइंड कहें तो उसके लिए अम्ब्रेला टर्म तो यही यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन आपको देना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन वाले एप्लीकेशन आपको सारे आने चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन एक और है रामकिशोर सर से। सर मैंने डीडीसी, सीसी, यूडीसी में ये सारा चीजें जैसे कि कंप्लीट कर लिया, उस चीज को प्रिपेयर कर, और नेशनल लाइब्रेरी के बारे में कब इसका क्या हुआ, ये सारा चीज मैंने ओसीएलसी हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पूरा हिस्ट्री इसको कवर कर लिया। और इसके अलावा मेरे को और क्या करना चाहिए सर इंटरव्यू के लिए? और क्या करनी चाहिए वो तो मनोज सर बताएंगे एक्चुअली, और क्या करनी चाहिए। रामकिशोर, आप बहुत एक्सपर्ट हो लाइब्रेरी में, आप जॉब कर रहे हैं, वो आपसे उम्मीद रख रहे हैं, आपको कुछ थोड़ा सा आप हेल्प करिए। ही एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम यू। यस यस सर, बेसिकली देखिए आपको कैटालॉगिंग से रिलेटेड चीजें की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि वर्बली आप बता सकते हो। क्लासिफिकेशन तो होनी चाहिए, साथ ही साथ अभी जो ई रिसोर्सेस है, जो वेबसाइट है, उनकी सर्चिंग टेक्निक है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो आप बता रहे हो कि जैसे कि नेशनल लाइब्रेरी वगैरह होती है, इसी तरह जो हमारी संस्था काम कर रही है, RRLF हो गया, ILA हो गया अपना, तो अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखिए। और जो लेटेस्ट इनिशिएटिव है, चाहे इफ्ला का हो, OCLC का हो, ALA का हो, सिलिप का हो, ये सारी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सर तो क्या ये सब्जेक्ट का जैसे बुक का कोई नंबर, बुक आपके पास दे दिया गया, वहां से आपको सीसी के थ्रू, कॉलम क्लासिफिकेशन के थ्रू उनका नंबर भी बनाने के लिए दिया जा सकता है क्या? नहीं, इसकी चांसेस कम है। आपको वर्बली आपको क्लास नंबर पूछ सकते हैं, लेकिन देंगे नहीं, क्योंकि अगर देंगे तो आपको सेट देना पड़ेगा DDC का पूरा उनको। राइट सर, उतनी टाइम नहीं भी लगेगा सर, उसको बनाने में काफी टाइम भी लगेगा सर। यस यस, ओके सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, एक मिनट, बहुत दिनों बाद में हमारी फेवरेट स्टूडेंट अमृता बोली है, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। बड़ी मुश्किल से उन्हें शुरू किया बोलना। हाँ जी अमृता, क्वेश्चन भी उससे है सर। हाँ जी, वेट अमृता बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर क्वेश्चन है कि KVS की स्थापना किस लिए किया गया था? थोड़ा दोबारा बोलिए, क्वेश्चन क्लियर कीजिए। KVS की स्थापना किस लिए किया गया था? हाँ जी, हमारे इसका डिफेंस आंसर कौन पर्सन देना के लिए चाहेगा? किया गया था। विकास, हमारे डिफेंस पर्सन के लिए किया जाएगा, जो कि रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, उनकी ड्यूटी लग जा रही थी, तो उनके बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही थी, उसको देखते हुए, ताकि वो अपना ड्यूटी भी संभाल सके, उनके बच्चे भी पढ़ पाए, एक बहुत ही सामान्य पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देने के लिए, उच्च गुणवत्ता के लिए, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए KVS की स्थापना की गई, जो कि सेंट्रल स्कूल थे, जो 20 स्कूल थे, उसी को KVS के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। इसीलिए मेन पर्पस इसका यही था कि उनके बच्चों को एक सामान्य पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दिया जा सके। बिकॉज ऑफ ट्रांसफर्स उनकी जो स्टडी थी वो हैम्पर होती थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया अमृता, वेरी गुड। NCERT और CBSE में क्या डिफरेंस होता है? चलिए बताइए। मैडम NCERT तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली जो बुक्स और कंटेंट होते हैं ना, वो प्रोवाइड कराती है बच्चों को। जो CBSE बोर्ड है, इसलिए CBSE का काम होता है क्या करना, एफिलिएशन देना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना या फिर करिकुलम बनाना, ये सारा काम इसका। लेकिन जब उसको पूरा करने के लिए NCERT एक सपोर्टिंग संस्था है। जैसे टीचर ट्रेनिंग देना है, तो टीचर ट्रेनिंग के लिए जो मान्यताएं देंगी या उसके लिए देगा, वो NCERT देगा। बुक्स राइट करना बच्चों के लिए वो भी NCERT करेगा। कुछ एग्जाम्स ऐसे जो दोनों कराते हैं, जैसे कि अगर कोई इसका एग्जाम देखें KVS का, तो उसने CBSE ने करा लिया, लेकिन NCERT भी कुछ एग्जाम्स कराते हैं, टैलेंट हंट है तो NCERT करा देगा। तो दोनों इंडिविजुअल बॉडी है, बट एक का काम है ट्रेनिंग और बुक्स अवेलेबल कराना, स्टडी मटेरियल, और दूसरा उसको रेगुलेट करता है। और कुछ इसमें एडिशनल तो बता दीजिए आप। NCERT गवर्निंग बॉडी है या ऑटोनोमस बॉडी है? NCERT ऑटोनोमस बॉडी है। NCERT, NVS, KVS सारे ऑटोनोमस बॉडी हैं।
मेरा एक क्वेश्चन कौशिक सर से है सर, सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस, कंटिन्यू विकास, आस्क। हाँ सर। सर मुझे बताइए कि फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर में बेसिक डिफरेंस क्या है? फ्लिप फ्लॉप और सर एक बार वापस बोलिए। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर एंड काउंटर, इनका तीनों का पर्पस क्या है? हाँ, तीनों का पर्पस, रजिस्टर बिल्कुल बहुत सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जिसका उपयोग कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है रजिस्टर का। और फ्लिप फ्लॉप और ये एक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक मान सकते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉनिक युक्ति मान सकते हैं जिसका उपयोग काउंट करने के लिए किया जाता है। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए इसका। देखिए इसमें क्या करना है कि जो फ्लिप फ्लॉप होता है, दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इट इज अ बाई स्टेबल डिवाइस। फ्लिप फ्लॉप एक बार में एक ही डेटा रख सकता है, या तो 0 या तो 1। अगर कोई आउट इनपुट नहीं दिया तो फ्लिप फ्लॉप बाई स्टेबल रहेगा, जो कि इसकी लास्ट सिचुएशन है, लास्ट जो इसका स्टेट है उसी में स्टेबल रहेगा। बट व्हेन वी need store more than one bits, then we need register. So register is created with the help of multiple flip flop by joining the multiple flip flop. तो रजिस्टर का काम हो गया बिट को स्टोर करना, बट इज वेरी फास्ट एंड इट इज यूज्ड एज द कंप्यूटर रजिस्टर्स कैश मेमोरी। आपने ठीक कहा। थर्ड वन होता है काउंटर। काउंटर इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर दैट चेंज इट्स स्टेट आफ्टर ईच क्लॉक। वो काउंट करने काम करेगा, जैसे कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 का वैल्यू को इंक्रीज करना है। काउंटर जब हम लगाते हैं कोई लूप आई प्लस प्लस करते हैं, तो वो काम एक्चुअली काउंटर का होता है यहाँ पे। तो काउंटर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज बिल्ट that is designed for the counting of any state और any रखिएगा। सबका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो रजिस्टर, वो होगा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है जी। विकास सर, मेरा क्वेश्चन है, लाइब्रेरी का महत्व प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में क्या था सर? लाइब्रेरी का महत्व प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में ये था कि इसमें बुक की संख्या, जैसे हस्तलिपि, पांडुलिपि, ये इत्यादि जितने भी ग्रंथ होते थे वो काफी अच्छे तरीके से रखे जाते थे और इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया जाता था पढ़ाई के लिए। रामकिशोर सर कुछ बताएंगे? नहीं, आपने बताया कि संरक्षित किया जाता है, वहां तक ठीक था, ठीक है, लेकिन उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं होता था। इतिहास काल में हमारे पुस्तकों का वो जो है सिर्फ संरक्षित करने के लिए होता था, ठीक है। प्राचीन तो काल में जैसा सर? कि रंगनाथन साहब, हाँ, प्राचीन काल में सिर्फ पुस्तकें संरक्षित होती थी, जो कि बड़े बड़े लोग ही उसको, मतलब विद्वान ही उसको पढ़ सकते थे, एक आम नागरिक उसको नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे रंगनाथन साहब आए तो इन्होंने जो 5 लॉ दिया, 5 लॉ में से पहला लॉ जो है लाइब्रेरी आर फॉर यूज। तो जब से ये जी सर। टर्म आया तो ये इन्होंने इसको रिप्लेस किया उस टर्म को। पहले था कि पुस्तकें संरक्षित के लिए है, लेकिन जब रंगनाथन साहब आए तो इन्होंने बोला कि क्या है, पुस्तकें इस्तेमाल के लिए है। ओके यहाँ ओके से ओके क्रिएट करान किया है ये। जी। सर यहाँ सर रिपोर्टिंग मेलविल किसको डेविस कहें? साहब ने मेलविल डेविस साहब ने 1876 में ही ये टीटीसी का पूरा चार्ट दे दिया था। फिर रंगनाथन जी ने 1933 में जो कि दिया। तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली डीडीसी की प्रक्रिया है। लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है बहुत आसान तरीके से, तो वो डीडीसी की प्रक्रिया है। तो फिर सर रंगनाथन जी का ये जो 5 लॉ है ये तो यूज किया जाता है। फिर कॉलोन क्लासिफिकेशन के थ्रू इसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो काफी टफ है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सीसी कब आई थी, 1933 में, ठीक है। अभी 2023 चल रही है, और लास्ट एडिशन कब आया इनका, सीसी का लास्ट एडिशन किसका? 87 में, 1987 में। तो आप बताओ, तभी से इसका कोई भी लेटेस्ट अपडेशन नहीं हो पाया। तो जब कोई चीजें अपडेट नहीं हो पाती है तो समय के साथ अनुकूल नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि आज सीसी पीछे छूट गया। अगर उसकी भी कोई संस्था उनको एक्वायर करके उसको हैंडल करते, समय के साथ अपडेट करते, आज सबसे अच्छी पद्धति होती सीसी में, ठीक है। और डीडीसी का सर तो अपडेशन उससे भी हमेशा हो पहले रहा है। तो 1876 में मेलविल डेविस साहब ने दे दिया था ना, उससे भी पहले 1876 में दे दिया था इन्होंने। नहीं नहीं, दे दिया था वो अलग बात है, लेकिन जो उसमें खामी थी, मतलब कमियां थी, कमियां क्या था, डीडीसी को क्या बोलते हैं, प्योर नोटेशन
लेकिन जब जी आप जाओगे लिटरेचर में, लिटरेचर का क्लास नंबर बनाने जाओगे तो वहां आप मिक्सअप हो जाओगे, ठीक है, वहां कोई प्योर नोटेशन नहीं रहेगा, तो अब वहां ये फेल चीज हो था चुका था कि सबको सबको बट बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएट कर लिमिटेड देता टाइम आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। Yes, आप yes. लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हमारे बीच में कोई फैकल्टीज होती है ना, जैसे अब नेहा है यहाँ पर, शी इज ऑलरेडी वर्किंग इन एनबीएस, तो आप लोगों को जो फैकल्टी मिलती है, कई बार केवीएस फैकल्टी भी आती है, तो उस समय आप फैकल्टी से ना ज्यादा क्वेश्चन पुटअप जरूर किया करो, क्योंकि फैकल्टी से आपको बहुत कुछ सीखने का मिले, क्योंकि डिस्कशन तो अपने रोज ही करते हैं, तो आपको नई नई बातें पता चलेगी। ओके, ये बेनिफिट आप लोग लिया करो। ओके, मैं भी आप लोगों के लिए कुछ लेटेस्ट प्लान करने वाला हूँ, कुछ कोर्स सोच रहा हूँ कि अपने जो स्टूडेंट्स कोर्स कर गए या आप लोग बैठे हो, तो आप लोगों को और क्या ऐसा करवाऊं जिससे ना आप लोगों को और शार्पन हो जाए स्किल्स। तो आई एम प्लानिंग सर समथिंग। हम लोग का आपके पास कोई रिजल्ट आएगा आइडिया ना, एक हो बार फिर तो आप आएंगे मुझे सर। व्हाट्सअप कर देना, यहाँ दिमाग मत लगाना। अब बात आती है कि ये जो 1 मिनट है, इसको बढ़िया कैसे बनाया जाए, एकदम खुशी खुशी कैसे इसको रखा जाए ना। तो हमारे बीच में बहुत अच्छी सिंगर है भाई निशा, और निशा मैं चाहूंगा ये मिनट आपका है, 1 मिनट 10 सेकंड रह गए हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू शो अस, प्लीज एक अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दीजिए अपनी सिंगिंग मेलोडियस वॉइस से, प्लीज स्टार्ट। श्योर सर, श्योर सर। मैं एक म्यूट भक्ति गीत म्यूट गा एवरीबॉडी। रही हूँ। बोलिए। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान, तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर